नमस्कार साथियों, जोश नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, यूजीसी नेट जीआरएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 की हमारी टीम द्वारा यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको व्यवस्थित तरीके से प्लेलिस्ट द्वारा सुविधाजनक रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो यह चैनल आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 की तैयारी एक साथ हमारी टीम के द्वारा करवाई जा रही है। तो आज ही जुड़ जाइए साथियों हमारे चैनल जोश नेट जेआरएफ में। तो आज हम हिंदी साहित्य में कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत जो पढ़ेंगे, कहानी चीफ की दावत है। कहानी संग्रह पहला पाठ में ये कहानी जो है संकलित है, जिसमें कुल 15 कहानियां संकलित हैं। उनमें से एक कहानी है हमारी आज की कहानी चीफ की दावत। ये कहानी मध्यम वर्ग की अवसरवादिता और पारिवारिक रिश्तों के विघटन को दर्शाती है। इसके मुख्य पात्र हैं श्यामनाथ, जो मध्य वर्गीय मानसिकता और प्रदर्शन प्रियता का प्रतीक है, जो मतलब दिखावा करते हैं। और अन्य पात्र हैं इसमें मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी, उनकी बूढ़ी माँ और उनके अमेरिकी बॉस, यानी जिसमें मतलब इस कहानी में जिसको चीफ कहा गया है। साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, चीजों को अंडरलाइन भी करते चलेंगे। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। चीफ यानी उनके बॉस। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों को फेरिस्त में हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते, टाइम नोट करेंगे, 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो फालतू का सामान कहीं हम नीचे छुपा देते हैं, बेड के स्टोर रूम में रख देते हैं, ऐसा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। यहाँ पे माँ की तुलना जो है फालतू सामान से की जा रही है। इस बात की ओर ना उसका और ना उसकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती जी की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। ये नोट करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे भेजने की बात हुई है माँ को। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर में सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। ये उनकी माँ की सहेली है तो उसका आना जाना इन्होंने बंद कर रखा है। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही कोठरी में चली जाएं। मेहमान कई 8 बजे आएंगे। टाइम नोट करेंगे। इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। लाइन अंडरलाइन करेंगे, कई बार ये लाइन देके पूछ लेता है किस कहानी से है। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। अपनी माँ के रूम के बाहर ताला लगाने की बात हो रही है। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो उनकी पत्नी कह रही है, डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। ये टाइम नोट करेंगे। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली है भाई के पास जा रही थी। ये भी नोट करेंगे, ये आ जाता है किसके पास, भाई के पास। तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं। तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था।
समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठ गई, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारे काम सुबीते से चल जाएं। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे भी हो अपना काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तुम गूसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। ये अंडरलाइन करेंगे, गूसल खाने के रास्ते बैठक में जाने की बात हो रही है। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, और ये किसी के भी बस की बात होती नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, गिनती नोट करेंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगा। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। इसकी माँ को बेचारी को इतनी सीधी है कि उसको कुर्सी पर बैठना तक नहीं आता। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरकीब चाहते थे, घर का सब संचालन उनके हाथ में था। तरतीब चाहते थे, घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। इसका मतलब श्यामनाथ के घर की पूरी भागदौड़ उसके हाथ में, उसके घर में उसी की ही चलती है। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद समीज और सफ़ेद सलवार पहन लो, कमीज होगा। माँ पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी, ये नोट करेंगे, कलर भी पूछ लेता है, और अपनी कोठड़ी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे बाल झड़े हुए। ये माँ का वो किया जा रहा है वर्णन, तो ये नोट करेंगे, धुंधली आंख, केवल सिर के आधे बाल झड़े हुए, बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया बूड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक्कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है।
माँ सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। टाइम नोट करेंगे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर से आ निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। इम्पोर्टेंट है। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया तो उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेजों को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ये उसके बॉस का बता रखा है, उसका बॉस अमेरिकी है। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए। भी नोट करेंगे, पूछ लेता है उनकी सहेली के बारे में भी। मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आ गई थी। मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही शेक्त परख हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। हिरण मतलब यहाँ पे कहा गया है, मतलब तेजी से भागने लगा, गायब हो गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जोकी तो बैठी थी। इम्पोर्टेंट लाइन। मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते। और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। ये भी अंडरलाइन करेंगे, पूछ लेते किसने कहा। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े।
मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक से नमस्ते भी ना कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ, ये भी नोट करेंगे, दाया वाया भी पूछ सकता है, दायां हाथ माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, श्यामनाथ कह रहा है, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। माला कौन से हाथ में थी? दाएं हाथ में। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हो डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हो डू यू डू। माँ ने सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। सब उस पर हंस रहे हैं। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। अब श्यामनाथ को लग रहा है कि बात थोड़ी संभल गई है। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतनी रीस से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह बढ़िया, कोई टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे, भी अंडरलाइन करेंगे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की ओर चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरियाते भागी भरिया है। ये नोट करेंगे, गीत भी पूछ लेते हैं आजकल। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। श्यामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? इम्पोर्टेंट है। श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उनकी चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब सुझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों साहब, माँ को फुलकारी बहुत पसंद है। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। अम्मा को कम दिखाई देता है इस उम्र में, जो कि हो ही जाता है। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए।
जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से उन्हें बार बार पोंछती, पर बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आया हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमते ही ना हो। कॉन्टेंट लाइन है, आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके होंगे थे। टाइम नोट करेंगे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। माँ उनकी हरिद्वार जाना चाहती है, उन्होंने घर में रखा हुआ पर। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी माँ को अपने पास रखा भी हुआ है। नहीं बेटा, अब तुम बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े ही हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर शामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। इसके साथ ही हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आज की क्लास हम अपनी यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें।